हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 12th क्लास का लेसन नंबर 3 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट कराते हैं। सेकंड पार्ट है ये इसका, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कल हमने आपको इसके बारे में बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें, आईसी कर्व क्या होता है, इसके बारे में बताया। आज हम बात करेंगे कि तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम with the help of IC approach। आईसी अप्रोच की सहायता से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि आईसी अप्रोच की सहायता से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो देखिए, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह दो वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। A consumer is in equilibrium situation when he spend their income on two goods that he get maximum satisfaction। हमें पता है कि दो वस्तुएं कंज्यूमर कंज्यूम करता है इस अप्रोच में, आईसी अप्रोच में। तो इन दोनों वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, सबसे पहले मीन्स इसका अर्थ आप देंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इसके बाद आप इसमें देंगे इसकी अजम्पशंस, यानी मान्यताएं। अजम्पशंस इसकी क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है आईसी अप्रोच से कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है, और वो अजम्पशंस है कि कंज्यूमर की इनकम ऑलरेडी गिवन है, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कांस्टेंट और गिवन। कंज्यूमर की इनकम क्या है, गिवन है। सेकंड है, दोनों वस्तुओं की प्राइस जो है वो भी गिवन है। कंज्यूमर इनकम गिवन है, वो प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर आल्सो गिवन, दोनों वस्तुओं की कीमतें गिवन है। और बोथ गुड्स एक्स एंड वाई आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल, यानी दोनों वस्तुएं समरूप हैं, समान हैं और उनको बांटा जा सकता है, अर्थात एक की जगह पर उसको ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जिसमें कि एक कंज्यूमर दो वस्तुओं को खरीदता है। इसके बाद कंज्यूमर का जो आईसी मैप है दो वस्तुओं का, वो दिया हुआ है, जो कि उसकी प्राथमिकता को दर्शाता है। और लास्ट है जो कंज्यूमर जो है वो विचारवान है, यानी विवेकशील है। तो क्या क्या अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस, फर्स्ट अजम्पशन है कंज्यूमर इनकम गिवन है, या इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है गिवन है। सेकंड है प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, यानी कौन कौन सी गुड्स थी, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की दोनों की वस्तुएं, प्राइस जो है वो गिवन है, दी हुई है। थर्ड है जो है कि both goods are homogeneous
वस्तुएं समरूप हैं एंड डिविजिबल, दोनों वस्तुएं समरूप हैं और डिविजिबल यानी बांटने योग्य हैं, एक दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे जो है कंज्यूमर की नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी उपभोक्ता की जो आदत है और उसकी प्राथमिकताएं हैं उनमें कोई अंतर नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, देयर इज ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इन विच बायर्स और कंज्यूमर बाय बोथ गुड्स। और इसके बाद है 6 आईसी मैप जो है, आईसी मैप फॉर टू गुड्स इज बेस्ड ऑन ठीक है हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर देम, यानी आईसी मैप जो है उसकी प्राथमिकता के आधार पर दिया हुआ है। और एक लास्ट अगर हम दें, कंज्यूमर इज ए रेशनल पर्सन, कंज्यूमर एक विचारवान व्यक्ति है, सोच समझ के खर्च करता है, जहां भी खर्च करता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कुछ अजम्पशंस है। पहली, उपभोक्ता की आय निश्चित है, कल भी बताया था आपको। दूसरा, दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं कि x 1 रुपए की है, y 2 की है, और दोनों वस्तुएं होमोजीनियस है, समरूप है, समान है, और दोनों को एक दूसरे का ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं। जैसे x की जब हम बढ़ाते हैं तो y की कम करते चले जाते हैं। उपभोक्ता की जो कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस है, आदत, और उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और परफेक्ट कंपटीशन है जिसमें कि वस्तुएं खरीदी जाती हैं। और आईसी में दोनों वस्तुओं का गिवन है जिसमें कि उपभोक्ता प्रेफरेंस के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर वस्तुएं खरीदता है। और कंज्यूमर एक रेशनल पर्सन है, विचार पूर्वक, यानी पागल नहीं है या नासमझ व्यक्ति नहीं है कि जो कुछ भी खरीद ले। ठीक है, कंज्यूमर वही खरीदता है जिससे उसकी ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो सके। इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक फिगर के माध्यम से। तो अब उस पर आते हैं थर्ड अजम्पशंस के बाद कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति को हम निम्न चित्र द्वारा, थर्ड है फिगर, चित्र बनाएंगे, ठीक है, या कर्व बनाएंगे, कर्व द्वारा समझा सकते हैं। या उससे पहले अगर हम देखें, कर्व से पहले हम इसकी शर्तें, उपभोक्ता संतुलन की शर्त होती है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस है। और 2 कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन है बजट लाइन, फर्स्ट कंडीशन, बजट लाइन should be tangent to IC कर्व। उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त है कि बजट लाइन जो है आईसी कर्व पर एक स्पर्श करने वाली रेखा होनी चाहिए। दूसरा, स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ आईसी कर्व should be equal at the
इंटरसेक्शन पॉइंट। जिस बिंदु पर आईसी और बजट लाइन स्पर्श करते हैं, पहली बात तो दोनों स्पर्श करने चाहिए। दूसरा, जिस बिंदु पर आईसी और बजट लाइन स्पर्श करते हैं वहां पर दोनों का ढलान बराबर होना चाहिए, या इसको हम यूं कह सकते हैं और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, एक्स का वाई के लिए वो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के रेशियो के बराबर होना चाहिए। एमआरएस एक्स वाई बराबर पी एक्स बटे पी वाई के बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। तो जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो करेंगे तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन व्हिच ए कंज्यूमर स्पेंड देयर होल इनकम ऑन टू गुड्स दैट ही गेट मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, कि वो अपनी आय को इस प्रकार व्यय करे दो वस्तुओं पर कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उसके बाद आप बताइए अजम्पशंस क्या हैं, वो अजम्पशंस आपको बताइए। इसके बाद इसकी दो कंडीशंस होती हैं और इसके बाद इसका फिगर से एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे चित्र से, व्याख्या चित्र से व्याख्या। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम करेंगे। तो अब व्याख्या करने के लिए देखेंगे क्या करते हैं। फोर्थ यानी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ आ गया आपकी चित्र से व्याख्या, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ फिगर। जब चित्र से व्याख्या करेंगे तो देखिए जो चीजें हमने लिखी, ये आपको पूरे चैप्टर के अंदर हमने बजट लाइन बताई थी इस टाइप से कि मान लीजिए ये ए बी आपकी बजट लाइन है। यहाँ आपने एप्पल ले लिए, यहाँ ऑरेंज ले लिए, ये ओ एक्स अक्ष है, ये ओ वाई अक्ष है। यहाँ एप्पल है, यहाँ ऑरेंज, ये बजट लाइन, ठीक है। अब इस पर एक आईसी आप खींच लीजिए, या पहले आईसी खींच लीजिए। कैसे भी कर सकते हैं आप, ये आईसी खींचा, ये आपका आईसी है। आईसी की शेप कल हमने बताई थी कि ये कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है, इसी तरह होना चाहिए। एक पॉइंट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जहां, अच्छा इसको इस तरह से क्रॉस नहीं करना वरना गलत हो जाएगा, इसको टच करना चाहिए केवल इस तरह से। और जहां पर भी ये टच कर रहा है, जहां पर भी टच कर रहा है उस पॉइंट से नीचे लंब डाल दीजिए इस तरह से, और ऊपर की तरफ भी इस तरह से। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्यू पॉइंट आ गया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्यू पॉइंट आ गया। और ये क्यू पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पर बोथ कंडीशन, ये जो क्यू पॉइंट है इस पे दोनों कंडीशन पूरी हो गई है। दो कंडीशन जो थी कौन कौन सी, कि आईसी कर्व पर बजट लाइन जो है वो उसको स्पर्श करती है, टेंजेंट है, और दूसरा इस पॉइंट पर दोनों का जो स्लोप है वो बराबर होगा, ठीक है। आगे यानी इस पॉइंट पर एम आर एस एक्स वाई बराबर पी एक्स बटे पी वाई, यानी एक्स वाई हमने लिया एप्पल और ऑरेंज, एक्स की जगह एप्पल और ऑरेंज लिख सकते हैं। पहले एप्पल लिखेंगे तो यहाँ एप्पल ही लिखेंगे, प्राइस ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ ऑरेंज, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये, तो क्यू पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये इंडिकेट करता है कि जब जो कंज्यूमर है ओ एन क्वांटिटी जो है एप्पल की ओ और ओ एन क्वांटिटी ऑरेंज की खरीदता है तो वो संतुलन की स्थिति में हो, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे इन द फिगर, चित्र में ओ एस एक्स ऑरेंज, ओ वाई सो एप्पल, ठीक है। ए बी बजट लाइन, ए बी बजट लाइन है, ठीक है। और विच इज डाउनवर्ड स्लोप जो कि नीचे की ओर ढलवा है। आईसी इंडिफरेंस कर्व, आईसी जो है तटस्थता वक्र है। आईस बजट लाइन ए बी टेंजेंट एट पॉइंट क्यू टू आईसी कर्व, बजट लाइन ए बी जो है आईसी कर्व को पॉइंट क्यू पर टेंजेंट है, स्पर्श करती है, ठीक है। सो क्यू इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर बोथ द कंडीशन, दोनों जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि बजट लाइन टेंजेंट है, टेंजेंट टू आईसी, आईसी के टेंजेंट है,
ठीक है, और दूसरी MRS XY बराबर PX बटे PY, यानी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। सो Q पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन Q पॉइंट से शो होता है कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कंज्यूमर कंज्यूम O n क्वांटिटी ऑफ एप्पल एंड O m क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज। ठीक है, कि संतुलन की स्थिति में कंज्यूमर जो है एप्पल की O n क्वांटिटी कंज्यूम करता है और ऑरेंज की O n क्वांटिटी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो एट पॉइंट Q इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन इस चित्र को के साथ हम कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कंज्यूमर की जो विभिन्न एक कंज्यूमर आईसी मैप दिया हुआ है उसमें कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को कैसे दर्शा सकते हैं। इसी चित्र को दूसरी तरह से बना सकते हैं कि मान लीजिए बाकी सारी चीजें वही लिखनी होंगी, अगर सिंगल कर्व ना दे करके इस तरह दिया हुआ है, एक तरह और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए आईसी आपको एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, IC1, IC2 और भी इस तरह दिए हुए हैं, IC3 और भी गिवन है, IC4, मान लो 4 आईसी कर्व दे रखे हैं। तो और आईसी कर्व भी दे रखे हैं, साथ में बजट लाइन दे रखी है। मान लीजिए ये बजट लाइन दे रखी है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अब हम अगर देखें, हमने जो कंडीशन पढ़ी कि बजट लाइन टच करना चाहिए आईसी को, ये आईसी कर्व है ए और बी, यहाँ ओ एक्स, यहाँ एफ, आपने ऑरेंज ले लिया और यहाँ ले लिया एप्पल। तो बजट लाइन की जो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, शर्त थी, वो ये थी कि टेंजेंट होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि बजट लाइन आईसी कर्व, ये 4 आईसी कर्व, 4 आईसी कर्व दे रखे हैं, IC1, IC2, IC3, IC4, एक बजट यानी आईसी मैप दिया हुआ है, इसमें 4 आईसी कर्व दे रखे हैं। तो ए भी बजट लाइन है, ये बजट लाइन IC1 को ए पॉइंट पर, IC1 को ए पॉइंट पर, ठीक है, या कोई और दे सकते हैं आप पॉइंट। यहां पर मान लो R पॉइंट पर, यहां पर मान लीजिए S पॉइंट पर, और यहां पर मान लीजिए Q पॉइंट पर काट लिए, टच कर लिए। 3 जगह 2 आईसी का जो बजट लाइन ए बी है, इसको 3 जगह पर लगभग टच कर रही है या काट रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों पॉइंटों को हम कंसीडर करेंगे कि क्या कंज्यूमर इनमें इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए बिकॉज पॉइंट आर और पॉइंट एस, पॉइंट आर और पॉइंट एस, ठीक है, लाइव बिलो द आईसी का, क्योंकि ये आर और एस नीचे के तटस्थ वक्र पर दिए हुए हैं। तो IC1 पर इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तुम्हें रीजन आपको मालूम पड़ गया। अब आप ये जानते हैं कि एक कंज्यूमर ट्राई करता रहता है, ट्राई करता रहता है कि वो हाई सेटिस्फेक्शन प्राप्त करे, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन। तो वो तो चाहेगा कि भाई IC1 से 2, 3, 4 तक पहुंचना चाहेगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, बिकॉज कंज्यूमर बजट इज ऑलरेडी गिवन, क्योंकि कंज्यूमर का बजट पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए वो IC4 पर नहीं जा सकता। तो बजट ही नहीं है। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आप 400 का सामान कैसे खरीद सकते हैं? आप 300 का भी नहीं खरीद सकते। यहाँ हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि इनकम कंज्यूमर की 100 है और ये 400 के बराबर है, ये 300 के बराबर है, ये 200 के बराबर है, ठीक है, या यूं कहिए कि 200 है और ये 100 के बराबर है। तो 200 में उसकी इनकम 200 है ना, 200 में वो 100 वाला माल भी खरीद सकता है और वो 200 में 200 वाला भी खरीद सकता है, लेकिन 300 400 वाला नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो Q पॉइंट पर वो संतुलन होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, यहाँ पर ON मात्रा इसकी और OM मात्रा जो है ऑरेंज की करीब है। तो जब
तो कंज्यूमर ICQ कर्व पर एक पॉइंट Q पर इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट बोथ द कंडीशन, दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, कि बजट लाइन जो है IC कर्व को यहाँ स्पर्श करती है, और दूसरा बजट लाइन का जो स्लोप है और IC कर्व का जो स्लोप है वो एक दूसरे के बराबर। ठीक है, बट कंज्यूमर जो है IC3 और IC4 पर नहीं पहुंच पाएगा। उसका कारण है बिकॉज हिज बजट इज ऑलरेडी गिवन और लिमिट, ही कैन नॉट बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ IC3 और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ IC4। एक बात आप ये जानते हैं, ये कल हमने आपको बताया था कि IC4 पर जितने भी पॉइंट है, कितने भी पॉइंट आप ले सकते हैं, मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने भी पॉइंट आप डिनोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिए कि एक कर्व पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी समान संतुष्टि दिखाते हैं। अलग अलग तो अलग अलग दिखाएंगे, लेकिन एक कर्व पर जितने भी पॉइंट होंगे वो समान सेटिस्फैक्शन को शो करेंगे। इज क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, ये कंप्लीट आपका यहां हो जाता है। आगे बात आती है कि क्या एक जब अगर उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की आय तथा कीमत में परिवर्तन का बजट रेखा पर प्रभाव, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इफेक्ट ऑन बजट लाइन व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ गुड्स, और गुड्स में भी बोथ गुड्स आर चेंज। क्वेश्चन आया, समझ में आया कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है और जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो चेंज हो जाता है तो बजट लाइन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए कि मान लीजिए इनकम जो है कंज्यूमर की 100 रुपए, और इस टाइम बजट लाइन जो है वो ए भी बन रही है, मान लो ए बी। ठीक है, ये बजट लाइन तो ये यही तो दिखाती है कि भाई इनकम 100 रुपए है और मान लीजिए प्राइस एक्स का 1 रुपया है और प्राइस वाई का 2 रुपये, ये 1 रुपये पर यूनिट है, ये 2 रुपये। मान लीजिए ये बजट लाइन आई। अब देखिए अगर बजट का मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम, यदि कंज्यूमर की इनकम ही बढ़ जाएगी तो इसका मतलब बजट बढ़ गया, यानी वो यहां पर एप्पल और यहां ऑरेंज, वो ऑरेंज की भी एप्पल की भी दोनों की ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। भाई मान लीजिए इनकम वो 100 रुपए से 200 रुपए हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस सेम कीमत अगर इनकी रहे, प्राइस वही रहे, प्राइस एक्स का 1 रहे और प्राइस वाई का 2 रहे। ठीक है, इनकम बढ़ने पर ये बजट लाइन क्या हो जाएगी भाई, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। समझ नहीं, क्लियर हुआ? और इनकम कम करना होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। समझ? यहां लिखना है कि अगर इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए, और अगर इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा बजट लाइन, और अगर इनकम कम हो जाए तो ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड। क्लियर हो? इसके बाद ये तो था इनकम का कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए। अब बात आती है कि अगर प्राइस चेंज हो जाए, इनकम सेम रहे, तो प्राइस चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, तो प्राइस चेंज हो जाएगा तो देखिए यही से लेते हैं, मान लो इनकम उसकी 100 रुपए थी, प्राइस उसका एक्स का 1 रुपए पर यूनिट था और प्राइस वाई का 2 रुपए पर यूनिट था। स्टार्टिंग की बजट लाइन हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका
ए और बी स्टार्टिंग की बजट लाइन है, यहाँ ऑरेंज और यहाँ एप्पल। क्लियर? ठीक है, पहली बजट लाइन इस प्राइस पे ही है। अब मान लीजिए इनकम तो कंज्यूमर की 100 ही रही और प्राइस एक्स का 2 रुपए हो जाए और वाई का कितना हो जाए, वाई का 4 रुपए हो जाए, यानी बढ़ जाए दोनों का प्राइस। अभी जरूरी नहीं आप डबल करें, 2 से 3 हो जाए, इसका 1 से 1.5 हो जाए, ठीक है, कितना भी कुल मिला के आपने बढ़ा के दिखाना। जब इनका प्राइस बढ़ जाएगा तो बताइए आप उसी इनकम में कम खरीद पाएंगे, ज्यादा खरीद पाएंगे? कम खरीद पाएंगे। सही भाई, आप 100 रुपए मार्केट लेके गए, कोई वस्तु आपको डबल पैसे में प्राइस में मिली, तो आप 100 रुपए में जहां ज्यादा खरीद के ला रहे थे अब आधा खरीद के लाएंगे। तो ये जो बजट लाइन है ये आपकी अंदर की तरफ से खुल जाएगी, A0 B0। और ये किसका इफेक्ट पड़ा, ये पड़ा प्राइस अगर बढ़ जाए, समझे? क्लियर हो? और अगर प्राइस घट जाए तो उल्टा हो जाएगा, ये A1 B1, यानी इधर की साइड राइट साइड हो जाएगा अगर प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा अगर प्राइस बढ़ जाए। क्योंकि आप ये जानते हैं बजट लाइन है क्या। बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो दो वस्तुओं के उन्हें विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दी हुई कीमतों से खरीद सकता है। वस्तु की दी हुई यानी दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को जिन्हें खरीद सकता है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था आपका। नेक्स्ट टॉपिक आगे हम चलते हैं। वो टॉपिक है हमारा कि क्या एक कंज्यूमर अपने बजट लाइन से बाहर, बजट से बाहर जो है खरीद सकता है क्या कुछ, यानी कैन ए कंज्यूमर, कैन ए कंज्यूमर, ये क्वेश्चन, कैन ए कंज्यूमर गो बियॉन्ड द बजट लाइन, गो बियॉन्ड द बजट लाइन, यानी क्या एक उपभोक्ता अपने बजट से बाहर जा सकता है, यूं कहिए कि अपने बजट से अधिक खरीद सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? डेफिनेटली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। ए कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड हिज बजट, ठीक है, यानी एक उपभोक्ता अपने बजट से बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब वही है कि अगर एक व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है, अगर एक व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है तो वो 100 रुपए से अधिक की वस्तुएं नहीं खरीद सकता। एक व्यक्ति की इनकम 100 है तो 100 से अधिक की वस्तुएं वो नहीं खरीद सकता, ठीक है। कहता है कि इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, अगर एक उपभोक्ता की आय निश्चित है, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ गुड इज गिवन, और वस्तुओं की अगर कीमत दी हुई है तो एक कंज्यूमर जो है अपने बजट से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। और इसे हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट, ये मान लीजिए बजट लाइन, ऐसा कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन पर है, कल भी इसके बारे में हमने बताया था कि क्वेश्चन इससे फैसिबल और नॉन फैसिबल यानी अटेनेबल और नॉन अटेनेबल का, कि कोई भी पॉइंट जो इस बजट लाइन पर है, मान लीजिए और पॉइंट सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं एफ पॉइंट, और एक पॉइंट मान लो कि हाँ जी है और के है, कोई पॉइंट एल है, तो ये जितने भी पॉइंट हैं यानी एक कंज्यूमर 100 रुपए से कम का खरीद सकता है और 100 रुपए का खरीद सकता है ज्यादा से ज्यादा। एक कंज्यूमर, ठीक है, बाय एनी कॉम्बिनेशन विच इज लाई अबव द बजट लाइन, कोई भी कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन पर दिया है और इनसाइड द बजट लाइन, और बजट लाइन के इनसाइड मींस
अंदर दिया हुआ है उसको खरीद सकता है, ठीक है। बट ए कंज्यूमर कैन नॉट बाय एनी कॉम्बिनेशन विच इज बियॉन्ड द बजट लाइन, यानी बजट लाइन के बाहर कहीं भी ले लीजिए, मानो एच एल एस आर क्यू, कोई भी पॉइंट ये वो नहीं खरीद सकता, यानी ऐसा पॉइंट जो कि बजट लाइन से बाहर है, रेंज से बाहर है, उसको एक कंज्यूमर नहीं खरीद सकता। इधर क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हुआ टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को हम दो तरह से समझ सकते हैं। दो अप्रोच होती है इस संबंध में, और दो अप्रोच कौन कौन सी होती है? एक होती है कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच फर्स्ट, और सेकंड जो अप्रोच होती है वो होती है ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, ये दो अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच क्या है? कार्डिनल अप्रोच जो है इसका मतलब होता है कि जब किसी वस्तु से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, तो उसको कार्डिनल अप्रोच या यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। इसको क्या कहता है? यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, सही है, यूटिलिटी एनालिसिस कहा जाता है। और जब इसको कहते हैं आईसी, इंडिफरेंस अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम नंबर में माप सकते हैं, 1 2 3 4 10 20, ठीक है। कि भाई मान लीजिए हमने एक कप चाय, तो एक कप चाय से हमें कितनी यूटिलिटी मिली। जब वस्तुओं से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। और जब हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, इसको कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें हम रैंक दे सकते हैं, इसके अंदर हम क्या देते हैं? रैंक देते हैं, रैंक। इसको नंबर्स में नहीं माप सकते, रैंक दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ब्यूटी कंपटीशन हुआ, उसमें 10 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया, उसमें से 3 लोगों को रैंक देनी है, तो एक फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा, एक थर्ड होगा, लेकिन उसको 1 2 3 4 नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। इन दोनों अब तक जो हमने पढ़ा, ऑर्डिनल अप्रोच को हम आईसी से एक्सप्लेन करते हैं, इंडिफरेंस टर्म्स से, ठीक है। लेकिन कार्डिनल अप्रोच को हम यूटिलिटी से एनालिसिस से जो है करते हैं। अब सबसे पहले अब हम इस टॉपिक पर चलते हैं, कार्डिनल पर, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई यूटिलिटी होती क्या है, यानी यूटिलिटी कहते हैं हम उपयोगिता, उपयोगिता। ये यानी यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड, यानी किसी वस्तु की वह शक्ति, वह गुण और वह एनर्जी जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, यूटिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें प्यास लगती है, प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? हम एक गिलास पानी पी लेते हैं, तो पानी के कारण हमारी प्यास शांत हो जाती है। तो पानी की वह पावर या शक्ति, पानी का वह गुण जो हमारी प्यास को शांत करता है, क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। ऐसे ही मान लीजिए हमें भूख लगती है और हम खाना खा करके, रोटी खा करके अपनी भूख को मिटा लेते हैं, तो रोटी का वह गुण विच सेटिस्फाई आवर वांट्स आर कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ ब्रेड और रोटी, ठीक है। अब यूटिलिटी
जो है वो मेनली दो तरह की होती है। एक होती है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता। यूटिलिटी दो तरह की होती है, इसको कहते हैं टी, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। एमयू कहते हैं, ठीक है। कुल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है? सम टोटल ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटिलिटीज ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। यानी एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसके योग को हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। यानी आप 10 यूनिट अगर कंज्यूम करते हैं किसी चीज की, उन 10 से जो आपको यूटिलिटी मिलेगी उनके टोटल योग को हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी कहेंगे। यानी सम टोटल ऑफ यूनिट्स, सम टोटल ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटिलिटीज ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो बराबर होती है फंक्शन ऑफ क्यू एन। यानी टोटल यूटिलिटी जो किस पर डिपेंड करती है? क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी टोटल यूटिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी में चेंज है ड्यू टू वन मोर और वन लेस यूनिट टू बी कंज्यूम। यानी किसी वस्तु की एक कम या एक अधिक इकाई को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए क्वांटिटी है, ब्रेड की क्वांटिटी है समोसे की, ठीक है, और यहां पर मान लो टोटल यूटिलिटी है 10, 18 और 24। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? तो मार्जिनल यूटिलिटी पहली से तो यहां 10 आ जाएगा, नीचे से माइनस कर दीजिए, आ गया, और इसको इससे माइनस कर दीजिए, ये कितना आ गया? 6। बट हम कह रहे हैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जितना अंतर आया वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए इसमें, और इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी बटे में चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी का मतलब है 18, यहाँ कितना चेंज हुआ? 18 में से 10 गए तो यहाँ हुआ 8 का, और यहाँ कितने का चेंज हुआ? 2 में से 1 गया तो यहाँ हो गया 1 का, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? 8 हुआ। समझ? लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम अधिक मात्रा का यूज करते जाते हैं ये टोटल यूटिलिटी बढ़ती है लेकिन डिक्रीज रेट पे, और मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। जैसे यहाँ 10, 8 का, 6 का, फिर 4 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद फिर 0 का, और उसके बाद 7 पे 28 हो जाती है। तो ये 4, 2, 0 और -2 ये होता है। यानी when a consumer consume more and more unit of a commodity, then every additional unit of good give less and less marginal utility। जैसे जैसे एक उपभोक्ता अधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है? कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए मान लीजिए हम कोई भी चीज खाते हैं, मिठाई खाते हैं, जैसे जैसे हम उसकी ज्यादा मात्रा खाते जाएंगे उसकी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन हमारा जो उसके प्रति अट्रैक्शन है, स्वाद है, वो वैसे वैसे कम होता जाएगा। और जब कंज्यूमर छठी यूनिट पर होगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और ये कंज्यूमर का पूर्ण संतुष्टि बिंदु है। यहाँ पर फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर कंज्यूमर फुल सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन यानी इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अगर 4 रोटी खा सकता है तो जैसे जैसे वो 1 से बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में जितना टेस्ट उसको पहली रोटी में आता है उतना उसको दूसरी में नहीं आएगा, तीसरी में नहीं आएगा, चौथी में, लेकिन उसकी भूख उससे शांत होती जाएगी, ठीक है।
ये क्वेश्चन आता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। ये भी बात ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम ये नहीं माना जाएगा, दोनों 30 है 30 है, लेकिन मैक्सिमम वो माना जाता है जिसके बाद चेंजिंग चालू हो जाए। तो इसके बाद चेंजिंग चालू होती है 28 हो जाए। और ये वो स्थिति है कि व्यक्ति को 4 रोटी की भूख थी, वो 6 या 7 खा गया और उसके पेट में गड़बड़ हो गई, यानी वो बीमार हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई ज्यादा खाने का, तो इस स्थिति में नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है 2-3 क्वेश्चन होते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज रेट पर बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। उल्टा भी कह सकते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी कम होती गिरने लगती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ये क्लियर हुआ? इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी 3 तरह की होती है। मार्जिनल यूटिलिटी 3 टाइप्स होते हैं इसके। क्या क्या होते हैं कि इसके 3 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो है कि पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। पहली मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है पॉजिटिव होती है, दूसरी 0 हो गई यानी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो गई, दूसरी 0 हो गई और तीसरी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। ऐसा क्यों? यानी जब एवरी यानी किसी वस्तु की अधिक इकाइयों को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ती है, डिक्रीज रेट पे बढ़ती है। यानी ये कब होती है? जब टीयू बढ़े एट डिक्रीज रेट। ठीक है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है घटती दर पर। मार्जिनल यूटिलिटी 0 कब होती है? जब अधिक यूनिट का प्रयोग करने पर टीयू सेम रहे। टीयू क्या रहे? सेम रहे, यानी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज ना आए, उतना ही टोटल यूटिलिटी चेंज नहीं है। और ये नेगेटिव हो गई जब अधिक यूनिट का कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी क्या हो? फॉलिंग हो, यानी क्या हो? गिर रही हो। तो ये 3 कंडीशन क्लियर हो? इसके बाद इन दोनों में रिलेशन की बात आती है। हमारा जो टॉपिक है यानी रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, यानी कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या? इट इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर बनाएंगे, इसमें ध्यान करना इस तरह। ठीक है, तो देखिए पहले टोटल यूटिलिटी कितनी है? 4 की आप डिफरेंस ले लेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। इसके बाद यहां आप ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ क्वांटिटी ले लिया आपने, यहाँ टी यू एंड एम यू दोनों, यहाँ दोनों चीजें ले ली। ठीक है, तो देखिए एक क्वांटिटी जब कंज्यूम करते 10 है, 1 पर 10 है, 1 पर 10, तो 110 क्या है? 2 पर 18, 3 पर 24, 4 28, 5 30, 6 भी 30 है और 7 28। ये हो गया। ठीक है, इसको हम बनाएंगे 0 से लेते हैं हमेशा। ये आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर हो? इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे तो 1 पर 10, 1 पर 10, मार्जिनल यूटिलिटी 110, उसके बाद 8,
उसके बाद 6 4 2 0 और -2। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। एक पर 10 है, 2 पर जो है 8 6 4 2 0 एंड, और जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो आपका आएगा वो इस तरह आएगा। यहाँ से पहले तो यहाँ से यही चलेगा क्योंकि दोनों एक साथ चलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये इस तरह, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी। इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इसको नाम दीजिए C, और यहाँ पर MU मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, सॉरी 0, 6 यूनिट पर 0, और यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है, और यहाँ पर सारा A पॉजिटिव। ठीक है, -2 है तो ये माइनस में आ गया, यहाँ पर माइनस का नीचे ले लेते हैं, -2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगी। अब इनमें रिलेशंस क्या है, अब देखिए इनको जब हम साफ कर देते हैं यहाँ से पूरा, इसका कोई यूज नहीं है, केवल फिगर्स का यूज होता है, केवल हेल्प के लिए आपको ये बनाया जाता है। अब देखिए इनमें आप यहां पर देखें, यहां के बाद गिर रही है तो ये रिलेशंस है। यहां पर आप दे सकते हैं ए पॉइंट, और यहां पर TU मैक्सिमम है, TU अधिकतम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ए के बाद TU फॉल हो रहा है, TU फॉल हो रहा है, TU गिर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक देखें तो TU बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ डिक्रीज रेट, घटती दर पर बढ़ रहा है। MU यहाँ सारे में पॉजिटिव है, जब TU मैक्सिमम है तो MU 0 हो जाता है, जब TU फॉल होने लगता है तो MU नेगेटिव। तो ऐसे ही इस पर रिलेशन दिखाएंगे। तो रिलेशन जब बताएंगे तो सीधा सीधा लिखेंगे, TU और MU में संबंध को निम्न चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं, टेबल और चित्र बना सकते हैं। ठीक है, और चित्र में OX अक्ष पर क्वांटिटी को लिया है, OY पर अक्ष पर TU और MU को लिया है। TU टोटल यूटिलिटी कर्व है, यानी कुल उपयोगिता वक्र। इससे क्या होता है कि ये पहले बढ़ता है, घटती दर पर बढ़ता है, A पर मैक्सिमम होता है, उसके बाद गिरने लगता है। MU सीमांत जो है यूटिलिटी कर्व है, उपयोगिता वक्र, ये पहले बढ़ता है K तक, यहाँ तक K तक बढ़ता है, उसके बाद गिरने लगता है। C पर ये 0 हो जाता है और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। उपरोक्त चित्र से निम्न संबंध ज्ञात होते हैं TU MU। क्या, जब TU बढ़ता है बढ़ती दर पर, यहां से यहां तक बढ़ती दर पर बढ़ता है, जब TU बढ़ती दर पर बढ़ता है तो MU भी बढ़ता है। देखो यहां से यहां तक ये बढ़ रहा है TU, तो MU भी बढ़ रहा है। जब TU घटती दर पर बढ़ता है तो MU गिरता है, जब TU मैक्सिमम होता है तो MU 0 हो जाता है, जब TU गिरने लगता है तो MU क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हम अगर यहां लिखें इनको रिलेशंस को, क्या क्या है रिलेशन, देखें। पहला रिलेशन हुआ कि फर्स्ट रिलेशन है आपका, जब TU बढ़ती दर पर बढ़ती है तो MU भी बढ़ती है। समझ में आ गया होगा। यहां आप O से K तक, O से K बिंदु तक देख सकते हैं, समझ। सेकंड, अब यहां से देखिए, जब TU घटती दर से बढ़ती है तो MU घटती है K से A तक, आप देख सकते हैं K पॉइंट से A तक। ठीक है, और इसको देख सकते हैं O से C, K से C तक। ठीक है, यानी बढ़ती है, यहां आप लीजिए बेशक K से A लिख सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं आप K से O तक या C तक, ये C हो गया। तीसरा क्या है, जब TU मैक्सिमम होती है, TU अधिकतम होती है,
mu अधिकतम होती है, अधिकतम कहाँ होती है? A पर, यहाँ पर, है ना? तो mu शून्य होती है, कहाँ पर? C पर। क्लियर? 4, जब tu गिरती है तो mu गिरती है A के बाद, तो mu जो है नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक। C के बाद ये पॉइंट आपके 4 पॉइंट हो गए, ठीक है? क्लियर हो? इसके बाद लास्ट आप ले सकते हैं एक और संबंध अगर लिखना चाहें। आप जानते हैं टीयू जो होता है वो होता है समेशन एमयू, यानी एमयू का टोटल, और एमयू होता है जो वो होता है डेल्टा टीयू बटे डेल्टा क्यू। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं हम। कि यूटिलिटी एनालिसिस में जो है हम पढ़ रहे हैं, तो यूटिलिटी एनालिसिस की कुछ मान्यताएं भी हैं। यूटिलिटी एनालिसिस की कुछ मान्यताएं हैं, यानी उपयोगिता जो विश्लेषण है, उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। यानी अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें क्या है कि पहली विशेषता यह है कि किसी वस्तु से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको मापा जा सकता है। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम गुड टू बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ 1, 2 और नंबर्स 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, यानी नंबर में हम उसको माप सकते हैं, पहला। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी मान लीजिए आप समोसे खरीदने गए और एक समोसा 1 रुपए का दिया, तो अगला समोसा भी कितने का होगा? 1 रुपए का ही होगा, ठीक है? यानी हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। उसकी यूटिलिटी कम होने का कारण ये नहीं कि वो दूसरे वाला बेकार था या वो सस्ता आया था। उसकी यूटिलिटी कम होने का, मार्जिनल यूटिलिटी कम होने का मेन कारण है कि हमने ज्यादा खा लिया या हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तीसरा, यूटिलिटी, हर वस्तु की यूटिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। मान लीजिए आपने पहले स्वीट्स खाए तो नमकीन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्वीट्स खाते जा रहे हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, लेकिन स्वीट्स के बाद अगर नमकीन खाई तो घटने की बजाय उल्टा बढ़ेगी। यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। जैसे गर्म कपड़ों की यूटिलिटी गर्मियों में नहीं होती लेकिन सर्दियों में होती है, ठीक है? आइसक्रीम की ज्यादा यूटिलिटी गर्मियों में होती है, सर्दियों में कम होती है। तो यूटिलिटी एनालिसिस से भी हम उपभोक्ता के जो संतुलन है उसको समझ सकते हैं। और इस संबंध में जो है उपयोगिता विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन की 2 स्थिति होती है। जब एक उपभोक्ता केवल एक वस्तु का प्रयोग करता है जिसका एक ही प्रयोग है। When a consumer consume only one good which have only one use, समझ? When a consumer consume only one good, एक वस्तु प्रयोग करता है, यानी मान लीजिए वो सेब खाता तो सेब ही यूज करता है,
और कोई और जिसका एक ही प्रयोग है, ठीक है। तो उस समय कब होता है, देखिए उस समय तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होती है। या इसको उल्टा भी कह सकते हैं MUX अपॉन MUM बराबर PX, ठीक है। इस स्थिति में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब है एक्स से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है और एक्स के लिए जो कीमत दे रहे हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर है। ये कंडीशन होती है कि एक भोक्ता जब एक वस्तु की का प्रयोग करता है तो वो संतुलन की स्थिति में कहां होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस संबंध में दूसरा, अगर एक तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, आपकी बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। दूसरा, जब एक उपभोक्ता दो वस्तुएं यूज करता है, जब एक उपभोक्ता दो वस्तुएं यूज करता है तो संतुलन में कहां होगा, कब हो, कैसे होगा, उसकी शर्तें क्या है। जब एक उपभोक्ता दो वस्तु यूज करता है तो वो संतुलन में वहां होगा जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे PX बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे PY, समझ आई। और तीन करता, दो या ज्यादा, दो वस्तुएं या अधिक वस्तुएं प्रयोग करता है, ठीक है। तो वो MUX बटे PX, MUY बटे PY और MUZ अगर तीन है तो PZ और बराबर MUM। या यूं कहिए कि MUX बटे MUY अगर दो में ले रहे हैं बराबर PX बटे PY। ज्यादातर दो का केस आता है, तो दो वस्तुओं के केस में संतुलन में इस स्थिति में होगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ज्यादातर आप दो का यूज करते हैं, लेकिन लिख सकते हैं कि अधिक का भी प्रयोग वो अगर करता है तो उस केस में जो है कहाँ संतुलन होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो है कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसमें, जैसे कि एक कंज्यूमर बजट लाइन है जो हमने पढ़ा, बजट लाइन की फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं, कि बजट लाइन की विशेषताएं फीचर्स हो सकती हैं कि बजट लाइन जो है वो दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी गिवन इनकम से खरीद सकता है। दूसरा, बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड होता है, बिकॉज ये दर्शाती है एक वस्तु की आप ज्यादा मात्रा खरीदते हैं तो दूसरे की आप कम मात्रा को खरीद पाएंगे। तीसरा, कि ये जो है इसका अल्टरनेट नेम यानी बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये दो वस्तुओं की कीमत के अनुपात को दर्शाती है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। और एक क्वेश्चन इसी में, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है। हमने पीछे भी बताया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिसमें एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई वस्तु की जितनी मात्रा का तैयार करना पड़ता है वो सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका या ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स।